हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से एक अहम सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि राहु और केतु क्या किसी साइन में एक्सल्टेड होते हैं और क्या हमारी कुंडली में कोई एक्सल्टेड राहु या केतु होता है। तो मेरा थोड़ा अलग नजरिया है कि राहु या केतु जो नतीजे देते हैं उनके एतबार से वो कहाँ एक्सल्टेड होते हैं। अब किताबों में प्लैनेट्स के कुछ साइंस में एक्सल्टेड होने के बारे में लिखा है। हालांकि प्लैनेट्स हमेशा हमें एक्सल्टेड प्लैनेट्स जैसे नतीजे नहीं देते। बस कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्लैनेट्स के एक्सल्टेड नतीजे देने के बारे में और कि हम उनसे बेहतर नतीजे कैसे पा सकते हैं। चाहे वो एक्सल्टेड हो फिर भी वो हमें एक्सल्टेड प्लैनेट होने के नतीजे नहीं दे रहे होते। तो हो सकता है कि कोई प्लैनेट किसी साइन में रखा हो और उसे एक्सल्टेड कहा जाता हो, लेकिन हमें उससे एक्सल्टेड नतीजे, बढ़िया नतीजे ना मिल रहे हों। किसी साइन में रखा जाना भर उसे एक्सल्टेड कहलाने के लिए काफी नहीं। अब क्या राहु और केतु किसी साइन में एतबार से एक्सल्टेड होते हैं कि उन्हें एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स के जरिए कुछ साइंस में एक्सल्टेड कहा गया है, और क्या एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स में राहु और केतु के एक्सल्टेड होने के बारे में काफी मेल है। तो चलिए इस पर गहराई से डूबते हैं और चेक करते हैं कि सच में राहु या केतु किसी साइन में एक्सल्टेड होते हैं या नहीं, और क्या आपके पास कोई प्लेसमेंट है जहां राहु या केतु आपको एक्सल्टेड नतीजे दे रहे हों। तो सबसे पहले प्लैनेट्स एक्सल्टेड कहाँ होते हैं। आमतौर पर प्लैनेट्स उन साइंस में एक्सल्टेड होते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स के मूल त्रिकोण साइन होते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उस प्लैनेट के मुख्य गुण को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो एक्सल्टेड हो रहा है। मसलन सूरज कहाँ एक्सल्टेड होता है। सूरज मेष साइन में एक्सल्टेड होता है जो मंगल का मूल त्रिकोण साइन है। बृहस्पति कहाँ एक्सल्टेड होता है। कर्क साइन में जो चंद्र का मूल त्रिकोण साइन है। बुध कहाँ एक्सल्टेड होता है। कन्या में जो उसका अपना मूल त्रिकोण साइन है। शनि कहाँ एक्सल्टेड होता है। शनि तुला साइन में एक्सल्टेड होता है जो फिर से शुक्र का मूल त्रिकोण साइन है। अब शुक्र मीन साइन में एक्सल्टेड होता है जो बृहस्पति का मूल त्रिकोण साइन नहीं है। बृहस्पति का मूल त्रिकोण साइन धनु है, लेकिन एक पक्की वजह है क्यों शुक्र बृहस्पति के मूल त्रिकोण साइन में एक्सल्टेड नहीं होता, बल्कि बृहस्पति के दूसरे साइन में होता है। वजह यह है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र यानी बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों गुरु हैं और वो मुखालिफ ताइफों या मुखालिफ खानदानों या मुखालिफ ग्रुप्स के लीडर है। तो एक गुरु दूसरे गुरु के मूल त्रिकोण साइन में एक्सल्टेड नहीं हो सकता और इसी वजह से शुक्र धनु में नहीं बल्कि मीन में एक्सल्टेड होता है, और वो भी दुनियादारी के नजरिए से। शुक्र मीन में एक्सल्टेड होता है जो 12वें भाव को, नैसर्गिक 12वें भाव को दिखाता है, और वहां पर शुक्र आपको मीन में बहुत सारे मटेरियल फायदे, दुनियादारी फायदे अट्रैक्ट करके बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है, और फिर आपको माया में क्लॉक कर सकता है जो शुक्र देता है। हालांकि मीन में शुक्र खास तौर पर 12वें भाव में आपको बहुत सारे खर्चे भी देगा, आपको लिव इट अप करने पर मजबूर करेगा, आपको बहुत बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक जिंदगी देगा, और इसलिए ये शुक्र के लिए मीन में रहना कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। दौलत है, तरक्की जरूर है, लेकिन आप मटीरियलिस्टिक जिंदगी में, माया में फंस जाते हैं जो आपको मोक्ष नहीं देती। तो 12वें भाव में मीन में शुक्र मोक्ष की तरफ कोई मजबूत सिफत नहीं है, बल्कि ये मोक्ष के उल्टे सिरे पर है, आपको मोक्ष से दूर खींच रहा है और आपको मटीरियलिस्टिक जिंदगी में आशिक करा रहा है। तो शुक्र जरूर मीन में एक्सल्टेड होता है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। किसी प्लैनेट का एक्सल्टेड होना आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जैसे मेष में सूरज, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज भी होती है। जैसा मैंने पहले कहा, सूरज लीडरशिप और जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करता है, और मेष साइन मंगल का मूल त्रिकोण साइन है, और मंगल गोल ओरिएंटेड होना, कुछ नतीजों की जिम्मेदारी लेना रिप्रेजेंट करता है, तो वहां कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है। बृहस्पति खुशहाली और बरकत का प्लैनेट, बहुत बहुत स्पोर्टिव प्लैनेट, कर्क में एक्सल्टेड होता है। कर्क चंद्र का साइन है, जो चंद्र एक सपोर्टिंग प्लैनेट है, ये हमदर्दी का प्लैनेट है।
ये पोषण का प्लैनेट है और इसलिए बृहस्पति का कर्क में एक्सिल्टेड होना समझ में आता है। फिर शनि का तुला में एक्सिल्टेड होना भी समझ में आता है, क्योंकि शनि वचनबद्धता को दिखाता है और तुला रिश्तों का साइन वचनबद्धता के बारे में है। पक्की वचनबद्धता के बिना, पक्के तालमेल के बिना, पक्की साझेदारी के बिना रिश्ता नहीं हो सकता। तो प्लैनेट्स के कुछ साइंस में एक्सिल्टेड होने के लिए वहां कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होनी चाहिए, या वो साइन आमतौर पर मूल त्रिकोण साइन भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो पक्के तौर पर बहुत सारी वजहें मिल सकती हैं क्यों एक प्लैनेट किसी खास साइन में एक्सिल्टेड होता है। अब हम कर सकते हैं हमेशा कुछ उदाहरण बाहर के भी होते हैं, जैसे मंगल मकर में एक्सिल्टेड होता है। वजह यह है कि मंगल कुंभ साइन में एक्सिल्टेड नहीं होता, जो शनि का मूल त्रिकोण साइन है, क्योंकि शनि मंगल के मूल त्रिकोण साइन यानी मेष में डिबिलिटेड होता है। तो क्योंकि शनि मंगल के मूल त्रिकोण साइन मेष में डिबिलिटेड होता है, इसलिए मंगल शनि के मूल त्रिकोण साइन में एक्सिल्टेड नहीं हो सकता। वो शनि के दूसरे साइन यानी मकर में एक्सिल्टेड होता है। यही वजह है कि एक प्लैनेट किसी खास साइन में एक्सिल्टेड हो सकता है, ना कि किसी और साइन में, और फिर वहां कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज भी होनी चाहिए। मकर समर्पण और वचनबद्धता का साइन है और मंगल अपने गोल के प्रति समर्पित होना, अपने गोल के प्रति वचनबद्ध होना और अपने गोल को पाने के लिए हर पत्थर पलट देना, किसी भी कीमत पर हासिल करना, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज है। तो अगर कोई ये कहे कि राहु या केतु किसी साइन में एक्सिल्टेड होते हैं, तो पक्की वजह होनी चाहिए कि क्यों राहु को कुछ साइंस में एक्सिल्टेड समझा जाए, और वहां कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज या कॉम्प्लीमेंट्री वजहें होनी चाहिए कि क्यों राहु को कुछ साइंस में एक्सिल्टेड समझा जाए। अब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स में राहु के वृषभ में एक्सिल्टेड होने का जिक्र जरूर मिलता है। हालांकि क्या तमाम एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट्स में काफी एकरायती है? मसलन लगभग सारी एस्ट्रोलॉजिकल किताबें बृहस्पति के कर्क में एक्सिल्टेड होने की बात करती हैं, लेकिन उतनी ही किताबें या उससे ज्यादा किताबें राहु के वृषभ में एक्सिल्टेड होने की बात क्यों नहीं करती? अब एक वजह है क्यों राहु के वृषभ में एक्सिल्टेड होने पर सवालिया निशान है, और राहु के वृषभ में एक्सिल्टेड ना होने के पक्ष में जितनी वजहें हैं, उल्टे के पक्ष में उससे कहीं ज्यादा वजहें हैं। वजहें क्या है? वृषभ दूसरे भाव का नैसर्गिक साइन है। दूसरा भाव परिवार का भाव है। आप राहु को परिवार से कैसे जोड़ सकते हैं? दूसरी बात, दूसरा भाव आपके उसूलों, आपकी वैल्यूज और आपके परिवार की वैल्यूज के बारे में है। जिस टोले में आप पैदा हुए हैं उसके उसूलों के बारे में। राहु उसूलों और वैल्यूज के उल्टा है। राहु किसी उसूल और वैल्यू को मानता ही नहीं। आपके परिवार के उसूलों और वैल्यूज की तो बात ही छोड़िए। तीसरी बात, दूसरा भाव जो वृषभ दिखाता है वो आश्रितता का भी साइन है। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, राहु उस परिवार के बारे में नहीं है जिसमें आप पैदा हुए हैं। राहु उस परिवार के बारे में है जहां आप सरोगेट बच्चा हो सकते हैं, या गोद लिया हुआ बच्चा हो सकते हैं, या पालक बच्चा हो सकते हैं, लेकिन पक्के तौर पर किसी परिवार का अपना बच्चा नहीं। तो राहु का वृषभ से रिश्ता या संबंध बहुत सीमित है, क्योंकि वृषभ जिन ज्यादातर चीजों को रिप्रेजेंट करता है उनका संबंध परिवार, परंपराओं, वैल्यूज और उसूलों से होता है। इकलौता संबंध जहां आपको वृषभ और राहु के बीच कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज नजर आ सकती है, वो है मटीरियलिस्टिक प्लैनेट होना। राहु बहुत सुप्रीमली मटीरियलिस्टिक है और वृषभ एक पैसे वाला साइन है। हालांकि वृषभ का पैसे वाला साइन होना लालच के बारे में इतना नहीं है। वृषभ का पैसे का साइन होना आपकी रोजी रोटी, आपकी बचत, आपकी कमाई के बारे में है। और जब दूसरा भाव दोनों का साइन है, वृषभ उसूलों और वैल्यूज और रोजी रोटी दोनों का साइन है, तो ज़ोडिएक ये कह रही है कि आपकी कमाई, आपकी रोजी रोटी, आपकी बचत आपके उसूलों और वैल्यूज से होनी चाहिए, और इसलिए राहु का वृषभ से संबंध बहुत सीमित है। दूसरी बात, राहु सुप्रीम विस्तार, बहुत बड़े धमाकों का प्लैनेट है, और इस वजह से उसका संबंध किसी अग्नि साइन से ज्यादा हो सकता है, जैसे मेष, सिंह या यहाँ तक कि धनु, ना कि पृथ्वी साइन से जैसे वृषभ। तो राहु और वृषभ के बीच का रिश्ता इस नजरिए से भी बहुत सीमित है।
तीसरी बात, राहु और केतु गणितीय पॉइंट है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है। तो राहु का वृषभ में एक्सिल्टेड होने की चुनौती इतनी आसानी से साबित नहीं होती। इसलिए ये मान लेना कि सिर्फ एक या दो किताबें जो बाहर की है राहु के वृषभ में एक्सिल्टेड होने की बात करती है और उसे सच मान लेना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ राहु वृषभ में आपको पैसे का लालच पक्का देगा, दुनियादारी फायदों का लालच, और वो भी रोजी रोटी के जरिए ज्यादा करने का लालच देगा। तो शख्स सीमाओं को पुश कर सकता है और बेहतर नतीजे चाह सकता है। हालांकि अगर आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलते तो राहु वृषभ में आपको बहुत परेशान भी कर सकता है, बहुत गलतियां करने वाला बना सकता है और ज्यादा कमाई के लिए बहुत हाई रिस्क लेने से भर सकता है। कुछ लोग उसमें कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग घुटनों पर भी आ सकते हैं। और इसलिए राहु वृषभ में असल में बहुत पेचीदा प्लेसमेंट हो सकता है और पक्के तौर पर एक्सिल्टेड नतीजे पाने के लिए कोई प्लेसमेंट नहीं है। जब आप एक्सिल्टेड नतीजों की बात करते हैं तो हमेशा ये माना जाना चाहिए कि अगर प्लैनेट अपने एक्सिल्टेशन साइन में बिना किसी ब्लेमिश के केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में रखा है तो वो प्लैनेट काफी हद तक आपको बहुत अच्छे नतीजे देगा, बशर्ते आप भी अपने अंदर उस खास प्लैनेट की उस साइन में शख्सियत और खासियतें रखते हो। तो राहु की वृषभ में खासियत है ज्यादा से ज्यादा रोजी रोटी में हर तरह से कमाई करना, जबकि वृषभ उसूलों और वैल्यूज का साइन है। तो राहु और वृषभ के बीच कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी कम है, इसलिए संभावना कम है कि राहु वृषभ में एक्सिल्टेड होता है। दूसरी तरफ जब मैं कहता हूं क्या आपकी कुंडली में कोई एक्सिल्टेड राहु या केतु है, मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कब राहु आपको लाजवाब नतीजे दे सकता है। पहली बात तो हम जानते हैं कि सिर्फ दो चीजें जैसे सूरज और चंद्र, फिर भी ये दोनों राहु और केतु से ग्रहण हो जाते हैं, यानी इस बात का चांस कम है कि कोई साइन या कोई प्लैनेट राहु और केतु को अच्छे या बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। दूसरी तरफ राहु और केतु दूसरे प्लैनेट्स पर हावी हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ एक सूरत हाल में मैंने देखा है कि राहु आपको लाजवाब नतीजे दे सकता है, और आमतौर पर जब ऐसा होता है जब राहु किसी त्रिकोण भाव या उपचय भाव में रखा हो और उस पर दो सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, तब मैंने देखा है कि राहु आमतौर पर आपको लाजवाब नतीजे देता है। अगर राहु सौम्य ग्रहों के साथ हो तो वो उन सौम्य ग्रहों के नतीजों को बिगाड़ देता है। हालांकि अगर राहु पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, खास तौर पर सातवीं दृष्टि, जहां खुद राहु की सातवीं दृष्टि नहीं होती, तो राहु पूरी तरह से सौम्य ग्रहों के असर में आ जाता है और आपको बहुत अच्छे नतीजे देता है जब तक वो किसी दोष में ना हो, किसी बुरे योग या बुरी दृष्टि के अंदर ना हो। तो अगर शनि राहु पर दृष्टि ना डाल रहा हो, शनि राहु के साथ ना रखा हो, राहु के साथ कोई दूसरा सौम्य या क्रूर ग्रह ना रखा हो, राहु अकेला रखा हो और उस पर चार सौम्य ग्रहों बृहस्पति, चंद्र, शुक्र या बुध में से किसी एक की सातवीं दृष्टि हो, और अगर दो सौम्य ग्रहों की सातवीं दृष्टि राहु पर हो तो राहु आपको बहुत अच्छे नतीजे देता है। खास तौर पर अगर राहु त्रिकोण भावों 5वें और 9वें भाव या उपचय भावों 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में रखा हो। तो जब तक आपका राहु इन भावों में से किसी में अकेला प्लेसमेंट हो और किसी मददगार साइन में, ना कि किसी सख्त साइन में जैसे वृश्चिक, या किसी आग वाले साइन में जैसे मेष, या किसी पानी वाले साइन में जैसे कर्क, तब राहु आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। अगर राहु पर दो सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, उन सौम्य ग्रहों की सातवीं दृष्टि, तो आप लाजवाब नतीजे पा सकते हैं। बेशक आपको मेहनत करनी होगी और आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि आप अनैतिक रास्ते पर ना जाएं, तब राहु आपको अच्छे लाजवाब नतीजे दे सकता है, इस हद तक कि आप उसे एक्सिल्टेड नतीजे भी कह सकते हैं। हालांकि अगर केवल इस सबब से कि राहु सिर्फ वृषभ में रखा है, आप ये मान रहे हैं कि राहु आपको लाजवाब नतीजे देगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने लोगों को जानते हैं जिनका राहु वृषभ में है और चेक करें कि क्या वो लोग परिवार के अंदर बहुत अमीर है। इंटरनेट पर मत देखिए, आपको सिर्फ मशहूर लोगों के उदाहरण मिलेंगे। बेशक मशहूर लोगों के पास आमतौर पर बहुत सारा पैसा होता है, तो इससे पता नहीं चलता
गौर कीजिए 10 आम लोगों पर जिनका राहु वृषभ में है और देखिए कि क्या उन सबको लाजवाब नतीजे मिले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो राहु का वृषभ में एक्सिल्टेड होने का मामला बहुत कमजोर है। हालांकि आप पाएंगे कि अगर राहु त्रिकोण भावों या उपचय भावों में एक अकेला प्लैनेट के तौर पर रखा हो, जिस पर कोई बुरी दृष्टि या बुरा योग ना हो, और वो 2 सौम्य ग्रहों की दृष्टि में हो, तो काफी हद तक आप पाएंगे, अगर कोई और शामिल ना हो, कि ऐसे शख्स को राहु से पक्के तौर पर कमाल के नतीजे मिलेंगे जो त्रिकोण भावों में रखा है और सौम्य ग्रहों की दृष्टि में है। दूसरी तरफ क्योंकि राहु का मामला खुद कमजोर है, केतु का मामला उससे भी कमजोर है कि केतु किसी साइन में एक्सिल्टेड होता है। सूरत ए हाल ये है कि केतु एक निषेध या इनकार का प्लैनेट है। केतु जिस भी साइन में रखा हो या जिस भी प्लैनेट के साथ रखा हो, केतु उस साइन और उस प्लैनेट की सारी एनर्जीज को सोख लेता है। तो केतु के आपको लाजवाब नतीजे या एक्सिल्टेड नतीजे देने का कोई फायदा नहीं है। एकमात्र एक्सिल्टेशन जो मैं केतु में देखता हूं वो ये है कि केतु आपको ऐसा शख्स बना सकता है जो किसी दुनियादारी वजह से और दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए, और उसके जरिए आप ऊपर उठते हैं, असली स्पिरिचुअल एलिवेशन होती है और आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा केतु से कोई मजबूत एक्सिल्टेशन नतीजे नहीं है जो मैं देख सकता हूं या जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूं। तो दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि किसी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में राहु या केतु के एक्सिल्टेशन की बात आती है और उस पर कूद पड़े, तो आपको बहुत कम ही कुछ उदाहरण मिलेंगे जहां राहु ने वृषभ में सच में लाजवाब नतीजे दिए हों, या केतु ने किसी वृश्चिक साइन में, या जैसा कुछ लोग इसे धनु भी कहते हैं, लाजवाब नतीजे दिए हों। तो हमेशा होशियार रहिए जब आप बिना पक्के सबूत के या सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट देखकर, सिर्फ इसलिए कि आपका राहु वृषभ में है, कोई नतीजा निकालते हैं। मैं जानता हूं हम तिनको को भी थामना चाहते हैं जब हमें लगता है कि हमारा दौर अच्छा नहीं चल रहा है, और इसलिए अगर आपको एक भी सहायक चीज मिलती है जो हमें कुछ आस देती है, हम उसे थामना चाहते हैं। हालांकि हमेशा सबसे अच्छा यही है कि आप यथार्थवादी बने और व्यवहारिक बने, बल्कि अपने आप को मूर्ख के जन्नत में रखने से बेहतर यही है। तो दोस्तों, इसी के साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त ज्योतिष और गाइड इरफान। नमस्कार करता है।